नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स 2022। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। या मीथेन मतलब CH4, नाइट्रस ऑक्साइड मतलब N2O। तो ये दो पोल्यूटेंट रिलीज करने वाला ऐसा कौन सा क्रॉप है जो सबसे ज्यादा इस दो पोल्यूटेंट को क्या करता है, इमिट करता है? तो इसका आंसर है राइस, दैट इज ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। क्यों ऐसे? क्योंकि मीथेन का प्रोडक्शन कब होता है? द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन टेक्स प्लेस इन अ सिचुएशन वेयर ऑक्सीजन इज नॉट इन अबंडेंट, ऑक्सीजन इज इन स्कार्सिटी। उस समय ऑक्सीजन के एब्सेंस में ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोजिशन करने के क्या रहेंगे, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे। जब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किसी ऑर्गेनिक मैटर को या ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट एज वेल एज एनिमल, इसको जब डिकम्पोज किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उस समय मीथेन प्रोड्यूस होता है या हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और राइस में हम बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। उसके वजह से नाइट्रोजन ऑक्साइड नाम का भी क्या होता है, एक पोल्यूटेंट रिलीज होता है। ठीक है, तो कॉटन में पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि यहाँ जो है वाटर सैचुरेटेड लैंड नहीं होता है। कॉटन की क्रॉप में जब कॉटन को ग्रो किया जाता है उसको कोई वाटर सैचुरेटेड लैंड की जरूरत नहीं होती। इसकी वजह से ऑक्सीजन एब्सेंस का सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होता है इसमें। दैट्स व्हाई कॉटन ऑफ कोर्स इट आल्सो रिलीजेस सर्टेन पोल्यूटेंट्स लाइक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये रिलीज होगा क्योंकि जो फर्टिलाइजर है उसमें उसका डिकम्पोजिशन होने के बाद कुछ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। लेकिन मीथेन एंड जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करते हैं देन राइस टेक्स दी टॉप पोजीशन। शुगर केन में भी वाटर की जरूरत होती है, लेकिन शुगर केन में कोई वाटर स्टैग्नेंट नहीं होता है। वाटर आपने सप्लाई दे दिया शुगर केन को, लेकिन वाटर इज नॉट नॉट स्टैग्नेंट देयर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बट इट इज द केस विद रिस्पेक्ट टू राइस। राइस में कंटिन्यूसली आपको वाटर स्टैग्नेंट रखना ही पड़ेगा, देन ओनली राइस का ग्रोथ होगा। वाटर हमेशा इसकी वजह से कंटिन्यूसली मीथेन का प्रोडक्शन और नाइट्रोजन ऑक्साइड का प्रोडक्शन होता रहेगा। राइट, वीट में भी वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का सिचुएशन क्रिएट नहीं होता है। राइट, तो अगर यहाँ आप टेबल देख सकते हो, ग्राफ देख सकते हो, अगर कॉटन देखेंगे तो मॉडरेट टू हाई वाटर यूज होता है कॉटन के कल्टिवेशन में, इसलिए मॉडरेट ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है। ग्रीन हाउस गैस मतलब इसमें आपका CO2 हो गया, मीथेन हो गया। ठीक है, बहुत मॉडरेट होता है इसमें। राइस में सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि वाटर का डिमांड काफ़ी ज़्यादा होता है। अब यहाँ देख सकते हो, दिस इज द राइस। शुगर केन की बात करेंगे तो यहाँ वाटर चाहिए लेकिन राइस से कम चाहिए, और इंटरमीडिएट वाटर चाहिए। कंटिन्यूसली वाटर स्टैग्नेंट रखने की शुगर केन में जरूरत नहीं होती है, इसकी वजह से शुगर केन सेकंड पे आता है। विद मॉडरेट वाटर यूज नाइट्रस ऑक्साइड इमिशंस होता है, बिकॉज जो फर्टिलाइजर आप इस्तेमाल कर रहे हो या ऑर्गेनिक मैटर का जो भी डिकम्पोजिशन हो रहा है उसकी वजह से भी ये कुछ चीज़ें निकलती है। तो अगर हम रैंकिंग करेंगे तो सबसे ज़्यादा राइस में मीथेन का प्रोडक्शन एंड अदर पोल्यूटेंट का होगा, उसके बाद आपका शुगर केन आएगा, उसके बाद क्या आएगा आपका कॉटन, फिर उसके बाद आएगा व्हीट। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हो, अब राइस देखिए, ये जो वाटर आपको दिख रहा है राइस में, ये हमेशा वाटर सैचुरेटेड रीजन रहेगा। राइस में फ्लडेड रहेगा फील्ड, जो हमेशा वाटर रहेगा, इसकी वजह से हमेशा मीथेन का प्रोडक्शन नाइट्रस ऑक्साइड का प्रोडक्शन होता रहेगा। लेकिन शुगर केन की बात करेंगे तो हमेशा उसमें वाटर नहीं रहेगा। एक बार वाटर आपने शुगर केन क्रॉप को प्रोवाइड कर दिया है तो फिर बाद में 1-2 दिन के बाद उसको वाटर और प्रोवाइड करो, फिर वाटर इस्तेमाल होगा, फिर अगेन ग्राउंड जो है उसका जो सॉइल है वो वेट हो जाएगा, दैट्स इट वाटर, लेकिन वहाँ स्टैग्नेंट नहीं होगा। इसकी वजह से GHG इमिशन जो है इसमें लोअर रहेगा। ठीक है, इसमें मीथेन रिलीज होगा, N2O रिलीज होगा, लेकिन लोअर क्वांटिटी में रिलीज होगा, और इसमें हायर क्वांटिटी में रिलीज होगा। ठीक है, यह है राइस, दिस इज शुगर केन। Okay, let's move on to the next question. Next question है system of rice intensification of cultivation in which alternate wetting and drying of rice field is practiced. समझ रहे हो, जो कन्वेंशनल राइस को कल्टीवेशन किया जाता है वहाँ कंटिन्यूसली वाटर को क्या होता है, वहाँ वाटर सैचुरेटेड रखना पड़ता है सॉइल को, वाटर हमेशा वहाँ स्टैग्नेंट रखना पड़ता है। लेकिन सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन में अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सिचुएशन हम क्रिएट करते हैं सॉइल में, कंटिन्यूसली वेट नहीं होता है। ठीक है, वेटिंग एंड ड्राइंग अल्टरनेटिवली हम उस चीज़ को हम करते रहते हैं। और यहाँ इंटेंसिफिकेशन का मतलब होता है, इंटेंसिफिकेशन का यहाँ मतलब होता है कि प्रोडक्टिविटी को इंटेंसिफाई करना, राइस के प्रोडक्टिविटी या आउटपुट को इंटेंसिफाई करना, एंड नॉट इंटेंसिफिकेशन ऑफ द इनपुट। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन इज अबाउट इंटेंसिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड आउटपुट बाय सप्लाइंग और बाय अप्लाइंग रिड्यूस्ड इनपुट्स। मतलब यहाँ सीड्स भी, यहाँ जो सीडलिंग रहेंगे इसमें कम हम लगाएंगे, क्योंकि जो कन्वेंशनल जो राइस हम कल्टीवेशन करते हैं उसमें बहुत नज़दीक सीडलिंग्स हम लगाते हैं, बहुत नज़दीक होते हैं ऐसे, लाइक दिस। ठीक है, लेकिन सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन में हर सीडलिंग में गैप ज़्यादा होता है। गैप ज़्यादा होने की वजह से आपको सीड की रिक्वायरमेंट कम रहेगी, दैट्स व्हाई दिस इज करेक्ट। रिड्यूस द मीथेन प्रोडक्शन, दैट्स करेक्ट, क्योंकि यहाँ कंटिन्यूसली वाटर सैचुरेटेड हम सॉइल नहीं रखते, वहाँ अल्टरनेट वेट एंड ड्राई इन्वायरमेंट होता है सॉइल का, इसकी वजह से कंटिन्यूसली मीथेन का प्रोडक्शन नहीं होगा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। रिड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, दैट्स करेक्ट, क्योंकि आपको डेली वाटर नहीं देना है। कंटिन्यूसली अगर वाटर सैचुरेटेड अगर आप लैंड रखोगे तो कंटिन्यूसली आपको इरिगेशन पंप को चालू रखना पड़ेगा, इसका मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कन्वेंशनल राइस कल्टीवेशन में काफी ज्यादा होता है। लेकिन सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन में अल्टरनेट ड्राई एंड वेट सीजन होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन भी कम होगा, राइट। दैट्स व्हाई इसका आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। इंटेंसिफिकेशन मींस इंटेंसिफिकेशन ऑफ द आउटपुट और द प्रोडक्टिविटी विद द रिड्यूस्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स। इनपुट्स मतलब आपका सीड का क्वांटिटी कम रहेगा, वाटर का क्वांटिटी कम रहेगा,
इलेक्ट्रिसिटी का क्वांटिटी कम रहेगा, इवन न्यूट्रिएंट का क्वांटिटी कम रहेगा। क्या क्या कम रहेगा इसमें? वाटर कम रहेगा, सीड्स कम लगेंगे क्योंकि गैप रख के हम काफ़ी अच्छा गैप रख के सीडलिंग्स को हम क्या करेंगे, प्लांट करें। और थर्ड क्या कम रहेगा? इलेक्ट्रिसिटी कम लगेगा। फोर्थ, फर्टिलाइजर भी कम लगेंगे। क्यों फर्टिलाइजर कम लगेंगे? क्योंकि सीडलिंग्स की क्वांटिटी कम है इन गिवन लैंड, क्वांटिटी कम है मतलब फर्टिलाइजर भी कम देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल काफ़ी इफिशिएंटली किया जाएगा क्योंकि कॉम्पिटिशन काफ़ी कम रहेगा, क्योंकि इस क्रॉप्स में हमने काफ़ी गैप रखा है, तो जो भी न्यूट्रिएंट है अच्छे से एब्सॉर्ब होगा, इसमें अननेसेसरी कॉम्पिटिशन नहीं होगा, इसकी वजह से फर्टिलाइजर भी कम लगेगा। लेकिन जो आउटपुट रहेगा वो काफ़ी इंटेंसिफाइड रहेगा क्योंकि न्यूट्रिएंट का काफ़ी अच्छे से इफिशिएंट वे से इस्तेमाल हो रहा है। ऑक्सीजन के लिए उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है, न्यूट्रिएंट के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है, पानी के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है। हर चीज़ उनको एक इफिशिएंट वे से प्रोवाइड किया जा रहा है। दैट्स वाई दे टेंड टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट। एक मैंने कंपैरिजन भी यहाँ निकाला, आप देख सकते हो। एनहांसिंग राइस प्रोडक्टिविटी विद सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। राइस प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना है मतलब सेम एरिया में ज़्यादा राइस को हम प्रोड्यूस करेंगे, सेम एरिया। जैसे कि एक एरिया है, लेट्स अज्यूम दिस इज अ प्लॉट। पहले यहाँ हम कुल मिला के कुछ 10,000 सीड्स लगाते थे, अभी हम क्या करें, सिर्फ 8,000 ही सीड्स लगा रहे। तो जो यहाँ का जो न्यूट्रिएंट है फिर वो अच्छे से इनको मिलेगा। दैट्स वाई राइस की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसमें वाटर कंजर्वेशन होगा, रिड्यूस द ग्राउंड वाटर यूसेज, लोअर इरिगेशन इलेक्ट्रिसिटी, जो हमने ऑलरेडी, दीज थ्री थिंग्स आर इंटरलिंक्ड। लेस वाटर नीडेड, इक्वल और मोर यील्ड जनरली ज़्यादा होता है, एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होता है। इनपुट की अगर हम बात करेंगे तो सीड्स की क्वांटिटी कम लगेगी, केमिकल्स का कम इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी, ऑपरेशनल कॉस्ट कम रहेगा। क्यों ऑपरेशनल कॉस्ट कम रहेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम हो चुका है, इसका मतलब आपका लाइट बिल कम आएगा। वाटर कम लग रहा है, इसकी वजह से आपको वाटर में भी पानी बच जाएगा, पैसा बच जाएगा। आपका फर्टिलाइजर भी कम इस्तेमाल करने पड़े तो इसमें भी आपकी कॉस्ट सेविंग होगी। ठीक है, तो आपके मैन पावर में जो भी आपका खर्चा हो रहा है, लेबर कॉस्ट, उसमें भी आपका पैसा बच जाएगा। रिड्यूस एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली कॉस्ट सेविंग होगा, जो हमने यहाँ देखा है। स्टैग्नेंट राइस प्रोडक्टिविटी या ज़्यादा राइस प्रोडक्टिविटी, ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, तो ये है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। अभी हम क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। एक्चुअली ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन, ये सेट ए 2022 यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर को हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो नंबरिंग मैंने दिया, ये सेट ए में जो नंबरिंग है क्वेश्चन की, उसके हिसाब से दिया, सो दैट इट वुड बी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू पीपल टू रेफर द यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पेयर आपको करना है, वेटलैंड दिया है और उसका लोकेशन दिया है। तो होकेरा वेटलैंड यहाँ पंजाब बोला, ये गलत है, क्योंकि होकेरा वेटलैंड कहाँ आता है? जम्मू कश्मीर में आता है। रेणुका वेटलैंड यहाँ हिमाचल प्रदेश दिया है। रुद्रसागर लेक त्रिपुरा दिया है, दिस इज करेक्ट। ठीक है, रेणुका वेटलैंड कहाँ आता है? आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। सस्तम कोटा लेक कहाँ आता है? ये तमिलनाडु में नहीं आता है बल्कि केरला में आता है। तो इसका आंसर है ओनली 2 पेयर्स। ठीक है, मैंने यहाँ कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन निकाला है। रेणुका वेटलैंड कहाँ आता है? हिमाचल प्रदेश में आता है। ठीक है, ठीक है, तो ये बात है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा 2 और 3, क्योंकि रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में आता है, रुद्रसागर लेक त्रिपुरा में आता है, और सस्तम कोटा केरला में आता है, होकेरा वेटलैंड पंजाब में आता है। दैट्स वाई ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, जो रेणुका जो वेटलैंड है हिमाचल प्रदेश का, ये सबसे स्मॉलेस्ट रामसर साइट बोला जाता है। पूरे इंडिया में अगर सबसे स्मॉलेस्ट अगर कोई रामसर साइट है वो है रेणुका वेटलैंड, विच इज देयर इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, होकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर में आता है। इट इज अ रामसर साइट, इट इज फेड बाय दूध गंगा रिवर। याद रख लो आप, क्योंकि वेटलैंड किस सोर्स से उसको पानी सप्लाई हो रहा है, यू शुड बी नोइंग दैट एस्पेक्ट आल्सो। ठीक है, तो होकेरा वेटलैंड में जो वाटर है वो प्रोवाइड किया जा रहा है बाय द दूध गंगा रिवर। रुद्रसागर वेटलैंड त्रिपुरा में आता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वेटलैंड में आपको 3 स्ट्रिप्ड रूफ टर्टल आपको जो है इस पर्टिकुलर लेक में पाया जाता है। सस्तम कोटा केरला में आता है। इट इज केरलास लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, नेम्ड आफ्टर द सस्ता टेम्पल। इट प्रोवाइड्स ड्रिंकिंग वाटर टू थाउजेंड्स एंड सपोर्ट्स वाटर पंप। तो ये चीज़ है क्या, कि केरला का सबसे लार्जेस्ट अगर कोई फ्रेश वाटर लेक है तो सस्तम कोटा वेटलैंड है। ठीक है, और रुद्रसागर वेटलैंड जो त्रिपुरा में, वहाँ 3 स्ट्रिप्ड रूफ टर्टल पाया जाता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन मेडिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड बायोफिल्म होता क्या है। बायोफिल्म इज नथिंग बट अ लेयर और फिल्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे डस्ट होता है, डस्ट इज मेड ऑफ सैंड और पार्टिकुलेट मैटर्स, राइट। तो बायोफिल्म क्या होता है? एक डस्ट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, एक लेयर होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, ये हो गया बायोफिल्म। अभी हम देखते हैं बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स विद ह्यूमन टिश्यूज, विद इन ह्यूमन टिश्यूज। यस, ह्यूमन टिश्यूज में, जब ह्यूमन बॉडी में हम बहुत सारे मेडिकल इम्प्लांट्स लगाते हैं, जैसे कि हमने कोई रॉड लगा दिया, पेस मेकर हमने लगा दिया बॉडी में फॉर दोज पीपल हु आर हैविंग वीक हार्ट। ठीक है, या कुछ कैथेटर हमने लगा दिया। तो ये जो हमने मेडिकल इम्प्लांट्स बॉडी में लगाया है, इसके ऊपर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लेयर प्रोड्यूस होता है, इसको बोलते हैं बायोफिल्म। ये करेक्ट है। बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सर्फेस। यस, फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सर्फेसेस के ऊपर भी बायोफिल्म क्रिएट होता है। बायोफिल्म्स कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, दैट इज आल्सो करेक्ट। मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर अडॉप्टेड और दे हैव अ कैपेबिलिटी इवन टू रेजिस्ट एंटीबायोटिक, मतलब एंटीबायोटिक मेडिसिन जो हम लेते हैं उसको भी रेजिस्ट करते हैं। इट मीन्स बायोफिल्म आर वेरी डेंजरस, दे आर नॉट गुड, राइट। दे इन्फेक्ट
these medical implants, they infect and spoil the food, and they also reduces the biotic resistance और antibiotic potential of the body or the immune system. मतलब immunity को भी reduce करने का काम ये biofilm करते हैं. इसकी वजह से इसका आंसर क्या आता है? D आता है. D for Delhi. All the given statements are correct regarding biofilm. अब यहाँ देख सकते हो applications of biofilm, मतलब biofilm, medical implants, biofilms can form on medical implant and cause persistent infection. Application नहीं बोल सकते, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे? Side effects or the issues created because of biofilms. Food and food processing surfaces. जैसे food processing surfaces, food हो गया, right? Biofilms may grow on a food products and equipment surfaces, and microbes in biofilms tolerate antibiotics more effectively, right? So these are very dangerous things. They reduces your immunity. Immunity कम होगी आपकी, इन्फेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे बिकॉज ऑफ बायोफिल्म. और हम जो भी एंटीबायोटिक्स लेते हैं टू डील विद बैक्टीरियल डिसीजेस, उसको भी ये रेजिस्ट करता है. तो दैट्स व्हाई बायोफिल्म्स आर वेरी डेंजरस. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू प्रोबायोटिक्स. प्रोबायोटिक्स मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फ्रेंडली होते हैं. फ्रेंडली होते हैं मतलब फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द हेल्थ, दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हेल्पफुल इन एनहांसिंग योर इम्यूनिटी, या डाइजेशन में मदद करेंगे, टू डील विथ हार्मफुल बैक्टीरिया और टू डील विथ पैथोजेंस. ठीक है, ये सब का मतलब प्रोबायोटिक के फायदे होंगे. या आपका गट जो है, आपका गट हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अच्छे से डाइजेशन करना है आपको, आप जो फूड खा रहे हो, या कॉन्स्टिपेशन नहीं होना है, राइट. ऑफ दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रोबायोटिक्स. जैसे हम कर्ड खाते हैं उसमें प्रोबायोटिक्स होता है, हम योगर्ट खाते हैं इसमें भी प्रोबायोटिक्स होता है. दीज आर बेनिफिशियल बैक्टीरियाज. अभी हम देखते हैं प्रोबायोटिक्स आर मेड बोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड ईस्ट. दैट्स करेक्ट, क्योंकि योगर्ट की हम बात करते हैं उसमें ईस्ट होता है और बैक्टीरिया भी होता है. द ऑर्गेनिजम्स इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड्स वी इंजेस्ट बट दे डोंट नेचुरली ऑकर इन आवर गट. ये गलत है, क्योंकि नेचुरली हमारे गट में बहुत सारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो है एग्जिस्ट करते हैं. प्रोबायोटिक्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर्स. प्रोबायोटिक्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क. ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? सेकंड तो इनकरेक्ट हो गया, 1 and 3 करेक्ट है. इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज द आंसर. मतलब प्रोबायोटिक्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर्स, दैट्स करेक्ट, एंड दे आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड ईस्ट, राइट. तो अब यहाँ बेनिफिट आप देख सकते हो. बेनिफिट्स ऑफ प्रोबायोटिक्स. Probiotics are beneficial bacteria. They boost immunity by enhancing natural defenses, enhance nutrient uptake. Some probiotics may reduce stress and improve mood, promotes healthy skin, heals gut issues, improve digestion, support mental health, helps with condition of acne and eczema, aids weight management, heals gut issues, help with leaky gut and inflammatory bowel disease. ठीक है, तो these are the benefits of probiotics. तो probiotics जो है काफ़ी beneficial होते हैं. इवन अलग से कुछ probiotics के सप्लीमेंट भी मिलते हैं. दैट्स वाई ऑफन फर्मेंटेड चीज़ें खाने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं. जैसे कर्ड आप खाइए, योगर्ट खाइए, या इडली डोसा खाइए, इसमें भी फर्मेंटेशन होता है. अपने गट में ऑलरेडी कुछ प्रोबायोटिक्स होते हैं. ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर कैट विच मॉनिटर्स द इमिशन रिडक्शन प्लेजेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज. ऑप्शन है अ डेटाबेस क्रिएटेड बाय द कोलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, विंग ऑफ इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, committee under United Nations Framework Convention on Climate Change, agency promoted and financed by United Nations Environmental Program and World Bank. ये बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है, और इसका आंसर है ऑप्शन ए. क्योंकि क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो है एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है. इंडिपेंडेंट है मतलब दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज कॉर्पोरेट्स. इंडिपेंडेंट ग्रुप है एक्सपर्ट्स का ग्लोबली. वो क्या करते हैं? साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं गवर्नमेंट क्लाइमेट एक्शन अगेंस्ट द पेरिस एग्रीमेंट गोल. क्योंकि अंडर द पेरिस एग्रीमेंट गोल ईच एंड एवरी कंट्री इंक्लूडिंग द डेवलप्ड कंट्रीज एज वेल एज डेवलपिंग कंट्रीज दे हैव मेड सर्टन प्लेजेस अबाउट रिडक्शन इन दी रिडक्शन ऑफ द इमिशंस, जिससे टेम्परेचर राइज 2 डिग्री सेल्सियस से कम रहे. ठीक है, तो उनके जो भी प्लेजेस है उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है, वेदर कंट्रीज आर एबल टू अचीव द टारगेट्स दैट दे हैव डिक्लेयर्ड और दे हैव प्लेज्ड इन द पेरिस क्लाइमेट समिट, उसको एनालाइज किया जाता है. जैसे कि राइट, तो इट इज कोलैबोरेशन विद 2 ग्रुप्स. एक क्लाइमेट एनालिटिक्स नाम का ग्रुप है, दूसरा है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट. ये दोनों ने मिलकर क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर को लॉन्च किया है, जिसमें इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स रहेंगे जो साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे और कंट्रीज ने जो प्लेजेस किया उसको परफॉर्मेंस को देखते रहेंगे. क्वांटिफाइज क्लाइमेट टारगेट्स, policies of the countries, whatever actions they took and how to what extent these actions were effective in terms of meeting the targets set out in the policies. Aggregates global impact using climate models. जो भी एक्शन गवर्नमेंट ने लिया है या प्राइवेट बॉडीज ने लिया है उसका क्या इंपैक्ट हुआ है उसको भी असेस किया जाता है. कवर्स बिगेस्ट इमिटर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ स्मॉलर वंस. बिगेस्ट इमिटर मतलब डेवलप्ड कंट्रीज हो गए, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ स्मॉलर वन मतलब डेवलपिंग कंट्रीज जो इमिशन काफी कम करते हैं. द प्रोजेक्ट हेल्प्स पॉलिसी मेकर्स, सिविल सोसाइटी, मीडिया स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट कमिटमेंट्स एंड कंबाइंड ग्लोबल इफेक्ट्स. ठीक है, ये है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर. तो इसमें याद रखने लायक चीज़ें है कि क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर का नेचर क्या है, वेदर इट इज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट और वेदर इट इज पार्ट ऑफ बिजनेस और कॉर्पोरेट, वेदर इट इज इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स, किसके कोलैबोरेशन से इस पर्टिकुलर क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर को बनाया गया है और इसका क्या पर्पज है. ठीक है,
तो ये these aspects you should be knowing so that you will be able to address the questions if that question happens to have some statement or some information regarding climate action tracker. अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द क्लाइमेट ग्रुप इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. क्लाइमेट ग्रुप की बात हो रही है अभी. पहले हमने देखा था क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर. ठीक है. द क्लाइमेट ग्रुप इज इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ड्राइव्स क्लाइमेट एक्शन बाय बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क्स एंड रन्स देम. ये सही बात है. स्टीव हार्वर्ड नाम के एक साइंटिस्ट ने, एक एक्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने 2004 को इस क्लाइमेट ग्रुप को लॉन्च किया था. तो ये करेक्ट है. द इंटरनेशनल एजेंसी इन पार्टनरशिप विद क्लाइमेट ग्रुप लॉन्च ग्लोबल इनिशिएटिव EP100. ये गलत है. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इसको लॉन्च नहीं किया है. दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट. EP100 brings together leading companies committed to driving innovation in energy efficiency and increasing competitiveness while delivering emission reduction goals. Yeah, that's correct. EP100 का मतलब है इसमें कुछ, I think as far as my reading goes, there are around 120 businesses. और यहाँ 100 का मतलब है efficiency, 100% improve करना, मतलब डबल करना. ठीक है. जैसे पहले जो भी efficiency थी उसका 100% बढ़ा देना, मतलब efficiency क्या करना या productivity उसका क्या करना, डबल करना. और इसमें कुल मिला के 120 कंट्रीज है. ठीक है. तो ये चीज़ है. तो सम इंडियन कंपनीज आर मेंबर्स ऑफ EP100. दैट्स करेक्ट. हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कौन सी इंडियन कंपनीज है जो EP100 का पार्ट है. द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज द सेक्रेटरी टू द अंडर टू कोलिशन. ये भी गलत है. अंडर टू कोलिशन इज द कोलिशन ऑफ द स्टेट वेरियस कंट्रीज, कंट्री गवर्नमेंट एज वेल एज रीजनल गवर्नमेंट्स, उनका कोलिशन है. और इसका सेक्रेटरीट है क्लाइमेट ग्रुप. ठीक है. नॉट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी. दैट्स व्हाई ये फिफ्थ वाला स्टेटमेंट भी गलत. आंसर क्या रहेगा? 1, 3, 4. ऑप्शन बी इज द आंसर. ये यूपीएससी ने भी दिया है. बी इज द आंसर की गिवन बाय द यूपीएससी फॉर क्वेश्चन नंबर 42. यहाँ देख सकते हो क्लाइमेट ग्रुप है इज ए नॉन प्रॉफिट एमिंग एट नेट जीरो कार्बन इमिशन बाय 2050. 2050 तक जो कार्बन का इमिशन है वो नेट जीरो होना चाहिए. नेट जीरो मतलब जितना कार्बन आप बिकॉज ऑफ वेरियस बिजनेस एक्टिविटी जो आप कार्बन रिलीज कर रहे हो इन्वायरमेंट में, जो कार्बन आप रिलीज कर रहे हो इन्वायरमेंट में, वो कार्बन को हमें न्यूट्रलाइज करना है बाय एनहांसिंग इफिशियंसी. ठीक है. तो ये बाद में क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा, इफेक्टिवली जीरो होगा. मतलब जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, उतने कार्बन को हम एब्सॉर्ब भी कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सम एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम्स. फोकसिंग ऑन रिन्यूएबल एनर्जी एंड इमिशन रिडक्शंस. अंडर टू कोलिशन इट लीड्स अंडर टू कोलिशन, मतलब क्लाइमेट ग्रुप इज द सेक्रेटेरिएट फॉर अंडर टू कोलिशन. EP100 एनर्जी प्रोडक्टिविटी 100% से इंप्रूव करना है. ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव विद ओवर 120 बिजनेसेस है इसमें. ठीक है. इसमें अभी हम कंट्री देखते हैं जो इंडिया के है, क्योंकि यहाँ हमने देखा था सम इंडियन कंपनीज आर मेंबर्स ऑफ EP100. तो व्हाट आर दोज इंडियन कंपनीज? जैसे दालमिया सीमेंट है, देन JSW जिंदाल स्टील वर्क्स सीमेंट, ये भी सीमेंट प्रोड्यूस करता है. दालमिया भी सीमेंट प्रोड्यूस करता है. महिंद्रा हेवी इंजिन इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर EP100 ग्रुप. अल्ट्राटेक सीमेंट, गोदरेज एंड बॉयस, महिंद्रा एंड स्वराज इंजिन्स. So these are the Indian companies, businesses which are part of this EP100 group. Now let's move on to the next question. If the rainforest and tropical forest are the lungs of the earth, then surely wetlands function as its kidneys. Which one of the following functions of wetland best reflects the above statement? मतलब lungs का मतलब it is regarding oxygen. जो rainforest है, जो tropical rainforest है, they release oxygen. That's why they are the lungs. They improve the lungs. मतलब जो भी पोल्यूटेंट इन्वायरमेंट में रिलीज किया जा रहा है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जा रहा है, उसका इस्तेमाल करके ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है बाय दिस रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. दैट्स व्हाई दे आर द लंग्स. दे क्लींस द एयर. एयर में जो भी पोल्यूटेंट है उसको क्लीन करने का काम रेन फॉरेस्ट करते हैं, राइट. और किडनी का मतलब क्या होता है? फिल्टर करना. किडनी क्या करता है? फिल्टर करता है. फिल्टर क्या करता है? फिल्टर करना या किडनी इट मीन्स जो भी पोल्यूटेंट्स है उसको क्या करना? निकाल देना. पोल्यूटेंट्स को निकाल देना और मतलब रिसाइकलिंग करना, पोल्यूटेंट्स को हटा देना. तो वेटलैंड करते हैं डेफिनेटली. यहाँ हम देखते हैं पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं फिर वेटलैंड में. वेटलैंड में पोल्यूटेंट्स होते हैं हेवी मेटल्स एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. तो ऑप्शन डी इज द आंसर. अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे, द वाटर साइकिल इन वेटलैंड्स इन्वॉल्व सरफेस रन ऑफ सबसॉइल पॉपुलेशन इवैपोरेशन. तो इसमें न्यूट्रिएंट की या कोई पोल्यूटेंट की बात नहीं हो रही है. अलगी फॉर्म द न्यूट्रिएंट बेस अपॉन विच फिश, क्रस्टेशियंस, मोलस्क, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स एंड मैमल्स थ्राइव. इसमें भी कोई पोल्यूटेंट की बात नहीं हो रही है. वेटलैंड प्ले वाइटल रोल इन मेंटेनिंग सेडिमेंटेशन बैलेंस एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन. इसमें भी न्यूट्रिएंट की बात, पोल्यूटेंट की बात नहीं हो रही है, लेकिन इसमें लिखा है हेवी मेटल्स एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स. तो किडनी इज अबाउट रिमूवल ऑफ पोल्यूटेंट्स और अनवांटेड हार्मफुल एलिमेंट्स. तो वेटलैंड यही काम करता है. तो इस स्टेटमेंट को सुटेबल अगर कोई इसमें स्टेटमेंट है तो ऑप्शन डी इज द सुटेबल स्टेटमेंट. अभी आपने सुना होगा इकोसिस्टम सर्विस. जो भी फॉरेस्ट होता है या जो भी इकोसिस्टम है, दैट इकोसिस्टम कुड बी रेन फॉरेस्ट, दैट कुड बी वेटलैंड, दैट कुड बी ग्रासलैंड, दैट कुड बी योर क्रॉप या योर फार्म. तो जितने भी ये इकोसिस्टम होते हैं, कुछ इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. तो दो सर्विसेज आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप्स. एक होता है प्रोविजनिंग सर्विस. प्रोविजनिंग सर्विस मतलब फूड जो मिलता है, क्रॉप्स, फूड्स, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि टिम्बर मिल रहा है आपको या फाइबर मिल रहा है, जेनेटिक. दीज आर द प्रोविजनिंग सर्विसेज. अब प्रोविजनिंग स्टोर में हम जाके क्या लेते हैं? कुछ ग्रोसरी लेते हैं. तो सिमिलरली ये ग्रोसरी प्रोवाइड करता है इकोसिस्टम. ग्रोसरी, सीड्स, फ्रूट्स, क्रॉप्स, राइट, सीड्स, ग्रेन्स, ये सब हमें इकोसिस्टम से मिलता है. रेगुलेटिंग सर्विस मतलब जैसे वाटर की प्यूरीफाई करना, जो हमने वेटलैंड के रिगार्डिंग देखा, दे एक्ट एज अ किडनी. क्लाइमेट रेगुलेशन करना, जैसे फॉरेस्ट के रिगार्डिंग हमने देखा था. क्या क्लाइमेट को रेगुलेट कैसे किया जाता है? अगर रेन फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा होगा तो पोल्यूटेंट को भी कम किया जाएगा, पोल्यूटेंट भी कम होंगे. अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट होता है, उसको भी कम किया जाएगा, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को, क्योंकि कूल डाउन करता है माहौल को.
ठीक है, वेस्ट डिकम्पोजिशन भी ये होता है इसमें डेफिनेटली। सपोर्टिंग सर्विसेज जैसे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, सॉइल फॉर्मेशन, हैबिटेट फॉर्मेशन, ये सब होता है। कल्चर सर्विसेज जैसे सोसाइटल यूज हो गया, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, हमारी ट्रिप जाती है या हम कुछ जंगल सफारी करते हैं, दीज आर पार्ट ऑफ कल्चरल सर्विसेज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एयर क्वालिटी गाइडलाइंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट हम वन बाय वन रीड करते हैं। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। द 24 आवर मीन ऑफ पीएम, पीएम क्या होता है? पर्टिकुलेट मैटर एक डस्ट होता है, एक लेस दैन और इक्वल टू 2.5 माइक्रोन के कुछ होते हैं और लेस दैन 10 माइक्रोन के कुछ होते हैं साइज। ठीक है, तो पीएम 2.5 मतलब 2.5 माइक्रोन से कम साइज वाले पर्टिकुलेट मैटर्स। स्टूडेंट एक्सीड 50 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, देख सकते हो यहाँ मीटर क्यूब। एंड एनुअल मीन ऑफ पीएम स्टूडेंट एक्सीड, ओके दिस इज देयर। ठीक है, तो ये करेक्ट है। इन अ ईयर द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ ओजोन पोल्यूशन ऑकर ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ इंक्लीमेंट वेदर, PM10 can penetrate the lung barrier and enter the blood stream। तो ये गलत स्टेटमेंट है। तो जिसमें इलिमिनेशन आप टेक्निक हम लगाएंगे, इसमें 3 है, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, फॉर द एक्सेसिव ओजोन इन एयर कैन ट्रिगर अस्थमा, तो ये सही है। इसका आंसर है बी, मतलब 2 भी गलत है। ठीक है, आंसर क्या है इसका? 1 and 4। डेफिनेटली ओजोन इज अ पोल्यूटेंट और उसकी वजह से रेस्पिरेटरी इशूज होते हैं, उसको बोलते हैं अस्थमा। और जो ब्लड स्ट्रीम की बात हो रही है, PM 2.5 दे आर स्मॉल इनफ टू एंटर द ब्लड स्ट्रीम। तो इस स्टेटमेंट में उन्होंने PM10 बोला है, जो गलत है। ऑफकोर्स लंग्स में PM 2.5 भी जाएगा, PM10 भी जाएगा, लेकिन ब्लड स्ट्रीम में सिर्फ 2.5 PM 2.5 ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, राइट। दैट्स व्हाई आंसर इज ऑप्शन बी। अभी कुछ एक्सप्लेनेशन हम यहाँ देखते हैं। सी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ 1987 में कुछ कुछ गाइडलाइंस दिया था रिगार्डिंग सर्टन पोल्यूटेंट। जैसे कि उन्होंने बोला था कि पर्टिकुलेट मैटर के रिगार्डिंग कुछ दिया था कि कितना क्वांटिटी अगर होगा एयर में तो वो सेफ रहेगा, उससे बियॉन्ड जाएगा तो इट विल क्रिएट इशूज। तो बेंचमार्क पर्टिकुलर मैटर का बेंचमार्क है, ओजोन का भी बेंचमार्क वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में 1987 में दिया है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भी उन्होंने बेंचमार्क दिया है, सल्फर डाइऑक्साइड का भी दिया है बेंचमार्क, एज वेल एज कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 NO2, SO2, CO, O3 एंड PM। तो ऐसे 6 चीज़ों का गाइडलाइंस जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। PM 2.5 का क्या है? स्टूडेंट एक्सीड 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब एनुअली इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए अगर हम मीन निकालेंगे तो। और 24 आवर का देखेंगे तो 15 माइक्रोग्राम। और PM10 का 15 माइक्रोग्राम है एनुअल, और 45 जो है 20। तो आप देख सकते हो 3 पैरामीटर्स है, एक है 5, दूसरा है 15, तीसरा है 45। 5 ये एनुअल रहेगा, ये 24 आवर रहेगा, फिर ये एनुअल रहेगा और ये 24 आवर रहेगा। तो ये जो है 2.5 का रहेगा, ये जो है PM10 का रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। ओजोन इज वेल नोन अस्थमा ट्रिगर ड्यू टू इट्स इरिटेटिंग इफेक्ट्स ऑन लंग्स एंड एयरवेज। राइजिंग ओजोन कॉन्सेंट्रेशन लीड टू escalating हेल्थ इशूज पर्टिकुलरली इन द अर्बन और हॉट वेदर सिनारियोज। ठीक है, यहाँ देखिए आप, PM 2.5 पार्टिकल्स कैन इन्फिल्ट्रेट ब्लड सिस्टम। लंग्स में दोनों जाएंगे, PM 2.5 एंड PM10, लेकिन ब्लड स्ट्रीम में सिर्फ PM 2.5 ही एंटर कर सकता है बिकॉज ऑफ देयर साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विद रेफरेंस टू क्वेश्चन नंबर 45 है, ये सेट ए, यूपीएससी का जो सेट ए है 2022 का क्वेश्चन पेपर, उसमें क्वेश्चन नंबर है 45। विद रेफरेंस टू गुची समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज, कंसीडर द, इट इज अ फंगस, डेफिनेटली ये फंगस है, जिस इज गुची, दिस इज द फंगस, इस टाइप से दिखता है फंगस। इट ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। इट इज कमर्शियली कल्टिवेटेड, ये गलत है, क्योंकि ये जो गुची फंगस है ये सिर्फ वाइल्ड ही तरीके से ग्रो होता है इन सर्टन पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश और हिमालयन फुट हिल्स। इसको हम कमर्शियली ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए जो इन्वायरमेंट की जरूरत होती है वो हिमालयन फुट हिल्स में ही, हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज में ही नेचुरली अवेलेबल है। तो उधर ही नेचुरली ये फंगी का ग्रोथ होता है, दे कांट बी कल्टिवेटेड कमर्शियली। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो मैंने कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन निकाला है गुची मशरूम। ये कांगड़ा वैली, जम्मू कश्मीर, मनाली, हिमाचल प्रदेश, यहाँ ये मिलता है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? बहुत स्पॉन्जी होता है ये गुची फंगस, हनीकॉम्ब जैसे अपीयरेंस रहेगा और यूनिक फ्लेवर रहेगा इसका। बहुत एक्सपेंसिव, मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। क्यों एक्सपेंसिव होता है? क्योंकि हम इसको कमर्शियली हम इसको कल्टिवेट नहीं कर पाते, क्योंकि ये ग्रो ही नहीं करता है। अगर आप कमर्शियली एंथ्रोपोजेनिक वजह से अगर इसको ग्रो कराएंगे तो ग्रो नहीं होगा, मतलब ये सिर्फ वाइल्ड अपने आप में इन रीजन में ग्रो होता है। दैट्स वाई इसकी क्वांटिटी हमेशा कम सप्लाई में रहेगा, दैट्स वाई इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, GI टैग एप्लीकेशन, बॉर्डर वर्ल्ड फाउंडेशन एक NGO है, उन्होंने अप्लाई किया है टू गेट GI टैग फॉर दिस गुची मशरूम। इसको हिमालयन डेलिकेसी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। विथ रेफरेंस टू पॉलीइथिलीन टेरेप्थैलेट, पॉलीइथिलीन टेरेप्थैलेट PET प्लास्टिक का आजकल इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, द यूज ऑफ विच इज सो वाइड स्प्रेड इन अवर डेली लाइव्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट्स फाइबर्स कैन बी ब्लेंडेड विद वूल एंड कॉटन फाइबर्स टू रेनफोर्स देयर प्रॉपर्टीज, ये सही है। कंटेनर्स मेड ऑफ इट कैन बी यूज्ड टू स्टोर एंड अल्कोहलिक, ये गलत है, क्योंकि अल्कोहल आप प्लास्टिक में स्टोर कर ही नहीं सकते हो। इसलिए जो अल्कोहल पीते हैं उनको पता होगा, जब आप अल्कोहल लेने जाते हो इट इज ऑलवेज इन दी ग्लास बोतल, ग्लास कंटेनर, और इट इज इन दी कैन बट नॉट इन प्लास्टिक। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में जो इथेनॉल होता है वो प्लास्टिक के साथ रिएक्शन करके
क्या करता है, कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस को प्लास्टिक से डिजोल्व करवाता है। तो दैट्स अल्कोहल बिकम अ पॉइजन, और वो खराब हो जाता है अगर प्लास्टिक में स्टोर करेंगे। तो दैट्स अल्कोहल इज ऑलवेज स्टोर्ड इन ग्लास कंटेनर और कैंस। और कैंस में रखेंगे तो उसका शेल्फ लाइफ भी काफ़ी कम रहेगा, लेकिन ग्लास कंटेनर में रहेगा तो इसका शेल्फ लाइफ उससे ज़्यादा रहता है, राइट। दैट्स सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसका राइट, बॉटल्स मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट्स, करेक्ट। रिसाइकलिंग हम पीईटी प्लास्टिक का कर सकते हैं। आर्टिकल्स ऑफ मेड ऑफ इट कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ इंसिनरेशन विदाउट कॉजिंग, ये गलत है। जब पीईटी को जलाया जाता है, इंसिनरेशन करना मतलब जलाना। पीईटी इज अ प्लास्टिक, इट इज मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसको जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, विच इज अ ग्रीन हाउस गैस, राइट। दैट्स वाई इसका आंसर क्या रहेगा, सेकंड एंड फोर्थ इनकरेक्ट है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। मतलब अल्कोहल स्टोर हम बिल्कुल नहीं कर सकते, और ग्रीन हाउस गैस डेफिनेटली इमिट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होता है जब पीईटी बॉटल को या पीईटी प्लास्टिक को हम बर्न करते हैं इन इंसिनरेटर, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड। तो गोल्डन बशीर इज नॉट अ बर्ड, इंडियन नाइट जार इट इज अ बर्ड, स्पूनबिल इज अ बर्ड, व्हाइट इबिस इज अ बर्ड, लेकिन गोल्डन मशीर इज, मशीर का मतलब होता है मह, सीर, सीर मतलब टाइगर, मह मुझे फिश, टाइगर फिश। आप देख सकते हो गोल्डन मशीर इट इज ऑल्सो रेफर टू एज द टाइगर अमंग द फिश। द बॉडी कलर आप देखोगे गोल्डन कलर की बॉडी है, और जो इसके जो फिन्स होते हैं ये रेडिश येलो होते हैं, ठीक है, रेडिश येलो होते हैं। द फिश इज कैरेक्टराइज बाय लार्ज स्केल्स एंड ठीक, स्केल्स लार्ज होंगे, और जो लिप्स होंगे वो काफ़ी ठीक रहेंगे और पावरफुल रहेंगे। और ये आप देख रहे हो, अब यहाँ देख, एक सेकंड, यहाँ आप देख सकते हो, ये जो है ना, ये काफ़ी बड़े होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बार्बेल्स। तो ये गोल्डन मशीर। अब इसमें जो बर्ड्स मेंशन किया उसको देख लेते हैं। इंडियन नाइट जार एक बर्ड है, ये काफ़ी स्मॉल होता है, ये साउथ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, ओपन लैंड में पाया जाता है, ये आप देख सकते हो। स्पून बिल आप देख रहे हो, दिस इज नॉट स्पून बिल, दिस स्पून बिल। इसके देखो लेग्स एंड इसका बिल, इसको एक्सटेंड किया जाता है जब ये फ्लाई करता है स्पून बिल बर्ड। इसका जो नेक होता है, ये द नेक, और इसके लेग्स, इसको काफ़ी एक्सटेंड किया जाता है बाय द बर्ड, स्पून बिल। और इसका जो बिल होता है ब्लैक होता है, बिल मतलब उसकी चोंच, ब्लैक बिल्स एंड लॉन्ग ब्लैक लेग, और जो चोंच है ब्लैक होता है, और ये दोनों को नेक और इसको एक्सटेंड करते हैं वाइल फ्लाइंग इन द एयर। वाइट इबिस ये है, दिस इज द वाइट इबिस। ये मैंग्रोव्स, ईस्चुरीज, कोस्टल पास्चर्स यहाँ ग्रो करता है या पाया जाता है। तो नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रोजन, विच ऑफ द फॉलोइंग, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, ओके, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट्स। प्लांट्स को ऐसे प्लांट्स नाइट्रोजन फिक्स करते हैं जिनके रूट के नोडल्स में राइजोबियम नाम के कुछ बैक्टीरिया होते हैं। राइजोबियम इज अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया। तो ऐसे प्लांट्स जिसके रूट्स में नोडल्स होते हैं और उसके नोडल्स में राइजोबियम होते हैं, ऐसे ही प्लांट्स एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करेंगे अमोनिया में एज वेल एज EN2O में और नाइट्रेट में, ठीक है। तो ऐसे ही प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट बोलते हैं। तो अल्फाफा, चिकपी एंड क्लोवर, ये जो 3 प्लांट्स होते हैं, इनके रूट्स में ऐसे नोडल्स होते हैं, दैट्स वाई वो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर सकते हैं। लेकिन पर्सलेन, स्पिनच, अमरनाथ, इनके रूट में ऐसे नोडल्स नहीं होते, दैट्स वाई दे आर नॉट कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स, ठीक है। तो वो नाइट्रोजन का, ये चिकपी, सॉरी, पर्सलेन, स्पिनच एंड अमरनाथ, ये कहाँ से नाइट्रोजन लेते हैं फिर, तो सॉइल में जो हम फर्टिलाइजर प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ से नाइट्रोजन उनका जो रूट है वो डायरेक्टली एब्सॉर्ब कर लेता है। लेकिन जो लेगुमिनस या नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट है, वो सॉइल से बहुत कम नाइट्रोजन लेते हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ज़्यादा लेते हैं। उस नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है बाय दिस राइजोबियम बैक्टीरिया विच आर देयर इन द नोडल्स ऑफ द रूट, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ आप देख सकते हो, लेग्यूम्स आर ग्रुप ऑफ प्लांट्स belonging to leguminose family known for the ability to fix atmospheric nitrogen through symbiotic relationship with rhizobium bacteria in the root node। symbiotic relationship मतलब क्या होता है, ये दोनों का फायदा होगा। प्लांट को क्या मिल रहा है, प्लांट को मिल रहा है नाइट्रेट, ठीक है, और राइजोबियम जो बैक्टीरिया है उसको क्या मिल रहा है, उसको रहने के लिए जगह मिल रहा है रूट नोडल में, प्लस फूड भी मिल रहा है, क्योंकि जो प्लांट जो फूड प्रोड्यूस किया जाएगा उसका इस्तेमाल राइजोबियम भी करेगा। तो दोनों का इसमें फायदा हो रहा है। प्लांट को राइजोबियम से क्यों फायदा हो रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन मिल रहा है। राइजोबियम को प्लांट से फायदा हो रहा है क्योंकि उसको क्या मिल रहा है, फूड मिल रहा है। तो दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। दिस प्रोसेस enriches the soil making legumes essential for sustainable agriculture. Other examples of legumes include beans, peas, lentils, soybeans, groundnuts, chickpeas मतलब चना, lentils मतलब मसूर की दाल। ये जितने भी प्लांट्स हैं, इनके रूट्स में कुछ नोडल्स होते हैं, उस नोडल्स में होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, और वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं जो एटमॉस्फेयर में, और उस नाइट्रोजन का इस्तेमाल प्लांट्स करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट कॉन्सेप्ट। अभी हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन है, बायोरॉक टेक्नोलॉजीज is talked about which of the following situations। इसमें restoration of damaged coral reefs, development of building materials using plant residues, identification of areas for exploration and or extraction of shale gas, and providing salt leaks for wild animals in the forest and protected areas। तो इसका आंसर है restoration of coral reefs। coral reefs मतलब reefs।
तो बिल्डिंग मटेरियल के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, नॉर शेल गैस नॉर प्रोवाइडिंग सॉल्ट लीक्स फॉर वाइल्ड एनिमल्स इन दी फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड एरियाज। सॉल्ट लीक मतलब जो वाइल्ड एनिमल होते हैं उनको सॉल्ट की जरूरत होती है, सोडियम क्लोराइड की जरूरत होती है। वो कहाँ से लेंगे सोडियम क्लोराइड? रॉक के ऊपर जो सॉल्ट होगा उसको लीक करेंगे, रॉक को लीक करेंगे, उस लीक की वजह से जब वो चाटते हैं रॉक को तो उसमें जो नेशनल सोडियम क्लोराइड है एज अ सॉल्ट उनको मिल जाता है उनके डाइट में, ठीक है। लेकिन बायो टेक्नोलॉजीज का वो उसका पर्पज नहीं है। बायो टेक्नोलॉजी क्या होता है? पानी में 2 इलेक्ट्रोड डालो और उसमें लो वोल्टेज का कुछ करंट पास कराओ उसमें। जब ऐसा करोगे तो उसके बीच में जो भी मिनरल्स है वो सॉलिडिफाई हो जाएंगे और वो जमा हो जाएंगे एक जगह, और दैट प्रोवाइड्स अ बेस फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल रीफ्स, ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब लो वोल्टेज करंट आप देते रहो, मिनरल्स को सॉलिडिफाई करते रहो, बेस प्रोवाइड करते रहो, दैट इज हाउ हम जो कोरल रीफ्स को हम सस्टेन कर सकते हैं, उसको रिस्टोर कर सकते हैं। हम यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है। बायोरॉक टेक्नोलॉजीज, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, लेट मी टेक आई थिंक ब्लू कलर वुड बी गुड, सॉरी येलो कलर, ओके ठीक है ठीक है। बायोरॉक टेक्नोलॉजीज उसको हम मिनरल एक्रेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब लो वोल्टेज करंट इलेक्ट्रोड के बीच में दिया जाएगा तो उस इलेक्ट्रोड के बीच में जो भी मिनरल्स है उसका एक्रेशन होगा, मतलब सॉलिडिफिकेशन होगा ऑन सर्टन थिंग, तो दिस प्रोवाइड अ बेस फॉर कोरल्स टू ग्रो अपॉन, ठीक है। इट वर्क्स बाय अप्लाइंग लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल करंट्स टू अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स causing dissolved minerals in seawater to crystallize and form a limestone-like material. This material provides a strong foundation for coral growth and helps marine ecosystem recover faster. Coral attachment and accelerated growth उसकी वजह से होता है, मतलब coral fragments placed on the structure grow 4 to 6 times faster than normal because they don't need to build their own skeleton. मतलब skeleton प्रोड्यूस करने की क्यों जरूरत नहीं? क्योंकि उनको बेस ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है बिकॉज ऑफ crystallized minerals, बिकॉज ऑफ लो वोल्टेज करंट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द मियावाकी मेथड इज वेल नोन फॉर ऑप्शन ये है प्रमोशन ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन सेमी एरिड, ये गलत है। डेवलपमेंट ऑफ गार्डन्स यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्लोरा, ये भी गलत है क्योंकि मियावाकी मेथड में नेटिव स्पीसीज का इस्तेमाल किया जाता है। क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज, दिस इज करेक्ट। हार्वेस्टिंग विंड एनर्जी ऑन कोस्टल एरियाज, ये गलत है। मियावाकी मेथड क्या है? एक जापानीज बॉटनिस्ट थे, मियावाकी उनका नाम था। उन्होंने इस टेक्निक को क्या किया? डेवलप किया है। इसके अंदर क्या होता है? अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग वैरायटी के प्लांट, जैसे श्रब्स, हर्ब्स या बड़े बड़े ट्रीज या क्रीपर, क्रॉलर, ऐसे अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स को आप एकदम डेंस वे से एक दूसरे के नज़दीक क्या करो? डेंस वे से ग्रो करो। इसकी वजह से क्या? दे ग्रो 10 टाइम्स फास्टर, वो ग्रो करेंगे 10x फास्टर ग्रो करेंगे और 30x डेंसर रहेंगे। मतलब एक नेचुरल जो फॉरेस्ट होता है उसको मिमिक करता है ये मियावाकी मेथड, ठीक है। यहाँ दिया है एक्सप्लेनेशन, देखो। क्रिएटिंग अ डेंस फास्ट ग्रोइंग फॉरेस्ट यूजिंग नेटिव स्पीसीज, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पीसीज का इसमें इस्तेमाल नहीं होता है बल्कि नेटिव स्पीसीज का इस्तेमाल होता है। डेवलप्ड बाय जापानीज बॉटनिस्ट अकीरा मियावाकी। इट इन्वॉल्व्स प्लांटिंग ट्रीज क्लोज टुगेदर इन लेयर्स, कुछ श्रब्स रहेंगे, सब ट्रीज रहेंगे, कुछ ट्रीज रहेंगे, कैनोपी रहेंगे, सो दैट इट मिमिक नेचुरल फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ये 10 टाइम्स फास्टर होते हैं, मतलब 10 टाइम्स फास्टर ग्रो करेंगे, 30 टाइम्स से क्या रहेंगे? डेंसर रहेंगे, ठीक है। अगर एग्जांपल देखेंगे तो मेघालय एक स्टेट है जहाँ 25,000 हेक्टर में उन्होंने मियावाकी मेथड का इस्तेमाल किया है। फॉर व्हाट पर्पस? टू कम्बैट डिफॉरेस्टेशन एंड इंप्रूव बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्यों इंप्रूव होगा? क्योंकि यहाँ दिया गया है अलग अलग वैराइटीज़ के आप प्लांट्स को ग्रो करोगे, इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी रहेगी, और वहाँ जो डिफॉरेस्टेशन हो चुका है वहाँ फॉरेस्टेशन काफ़ी 10 टाइम्स फास्टर होगा और डेंस भी काफ़ी ज़्यादा होगा। दिस मेथड एनहांसेस कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, मतलब कार्बन अगर फॉरेस्ट अगर क्रिएट होगा तो कार्बन उसमें स्टोर हो जाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगा उस प्लांट्स में। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करना, किसमें? केमिकल एनर्जी में, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उसमें कन्वर्ट करना, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें स्टोर हो गया, मतलब कार्बन को हमने क्या किया? सिक्वेस्टर किया। सॉइल स्टेबलाइज होगा, क्योंकि अगर फॉरेस्ट होगा तो सॉइल का इरोजन नहीं होगा। सपोर्ट्स लोकल वाइल्ड लाइफ, डेफिनेटली फॉरेस्ट होगा तो वहाँ वाइल्ड लाइफ रहेगी, उसमें प्लांट्स रहेंगे, हर्बीवोर्स रहेंगे, कार्निवोर्स रहेंगे, सब रहेंगे। इसको पॉट प्लांटेशन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज कंस्टिट्यूटेड अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट? तो ये सेंट्रल वाटर कमीशन दिया है, यहाँ सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड दिया है, फिर यहाँ इन्होंने क्या दिया है? सेंट्रल बोर्ड भी दिया है, अथॉरिटी भी यहाँ उन्होंने मेंशन किया है, और नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी भी है। तो इसका आंसर है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। टाइमलाइन देखते हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन 1945 को इस्टेब्लिश किया गया था। सेंट्रल ग्राउंड बोर्ड कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1970 को, ये 1997 को, और नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी कब इस्टेब्लिश किया गया था? यहाँ दिया है, देखिए आप, यू कैन सी हियर, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1982 में, ठीक है। तो 1982 में इस अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसका आंसर क्या है? सी है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। अभी हम डिफरेंस देखते हैं, बोर्ड और अथॉरिटी में क्या फ़र्क है। बोर्ड का काम होता है ग्राउंड वाटर को मॉनिटर करो, उसका सर्वे करो, उसकी स्टडी करो,
उसका असेसमेंट करो और स्ट्रैटेजी बताओ कि यार किस स्ट्रैटेजी को हम इस्तेमाल करना चाहिए सो दैट जो ग्राउंड वाटर है उसको हम कंजर्व कर सके। मतलब एक रिपोर्ट देना, एक डेटा प्रोवाइड करना और सजेशन देना, अगर कोई इशू है तो उस इशू को हम कैसे रिजॉल्व करें। ये सब करने का काम क्या कौन करता है? सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड करता है। लेकिन अथॉरिटी क्या? अथॉरिटी का काम है जो भी हमने पॉलिसी बनाया है, जो भी एक्शन प्लान बनाया है या जो भी हमारे प्रोग्राम्स है जिसको हमने ड्राफ्ट किया है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस प्रोवाइडेड बाय बोर्ड, इस चीज़ को इंप्लीमेंट करना, इन्फोर्स करना। मतलब जो लॉज है या पॉलिसीज है उसको इन्फोर्स करने का काम अथॉरिटी का होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम अथॉरिटी कब बोलते हैं? जब दे हैव इन्फोर्समेंट पावर टू इम्प्लीमेंट सर्टन लॉज और पॉलिसीज और प्रोग्राम्स। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोर्ड एंड अथॉरिटी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग का क्या मतलब होता है जनरली? जैसे कि हम देखते हैं कि नाउ डेज पीपल आर वेरी मच अवेयर, they are very much aware about the impact their decisions causing on the environment. That's why they are conscious about the products and services they are consuming. They want to consume those products and services which have very minimal impact on the environment. Or minimal impact on the environment, it means impact on the air, impact on the water or soil. तो पोल्यूशन ना हो या किसी एनिमल को हार्म ना हो, इसका ध्यान आजकल के कंज्यूमर रख रहे हैं। तो ऐसे कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी क्या करती है? झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं मतलब क्या बोलेंगे कि उनका जो प्रोडक्शन में या उनके सर्विसेज में बहुत सारे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन तो हो रहा है, लेकिन वो झूठ बोलेंगे कि उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज में कोई इन्वायरमेंटल पोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो ऐसा झूठ बोल के उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेचेंगे, उसको बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द आंसर। कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन दैट अ कंपनीज प्रोडक्ट्स आर इको फ्रेंडली एंड इन्वायरमेंटली साउंड। मतलब झूठ बोलना, मतलब एक फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट करना। ठीक है, और ये गलत है, सी भी गलत है एंड डी भी गलत है। जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ आपको देना चाहूँगा, जैसे कि कोई कंपनी है वो कुछ फूड या सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं और उसके ऊपर उन्होंने टैग लिखा है 100% ऑर्गेनिक। 100% ऑर्गेनिक उन्होंने तो लिखा है, लेकिन रियल में जब आप उसकी इंक्वायरी करेंगे तो आपको पता चलता है कि यार उनका प्रोडक्ट 100% ऑर्गेनिक नहीं है। उसमें ऐसे कुछ रॉ मटेरियल्स है जिसका इस्तेमाल इनऑर्गेनिक केमिकल्स का इस्तेमाल करके किया गया। इट मींस देयर प्रोडक्ट इज नॉट 100% ऑर्गेनिक, बट दे आर पुटिंग दिस टैग ऑन देयर प्रोडक्ट और दे आर पुटिंग दिस टैग ऑन देयर सर्विसेज। इट मींस इट इज कॉल्ड ग्रीन वॉशिंग। मतलब दे आर क्रिएटिंग अ फॉल्स इंप्रेशन टू सेल देयर प्रोडक्ट्स और टू ब्रांड देयर प्रोडक्ट्स और टू क्रिएट देयर इमेज इन द मार्केट। जैसे कि कोई कंपनी उन्होंने लिखा है कि यार उनका जो प्रोडक्ट है 100% वेगन है, लेकिन इंक्वायरी करने के बाद पता चला कि उनके प्रोडक्ट में कुछ एनिमल बेस्ड भी प्रोडक्ट्स है, जैसे कि फैट उन्होंने डाला है एनिमल बेस्ड, ठीक है, या कुछ डस्ट, कुछ एनिमल के बोन्स है उसमें, लेकिन टैग तो उन्होंने प्रोडक्ट के ऊपर वेगन लिखा है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन वॉशिंग। जैसे बहुत सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो दिस इज इलीगल मेथड एंड दिस इज लाइक मिसलीडिंग द कस्टमर्स। तो ये है ग्रीन वॉशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टन स्पीसीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल नोन एज कल्टिवेटर्स ऑफ द फंगी। तो इसका आंसर है एंट। कॉकरोच नहीं है, क्रैब नहीं है, स्पाइडर नहीं है। इसमें क्या होता है, ऐसे कुछ एंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, लीफ को कट करते हैं, लीफ को कट करके उनके हैबिटेट जो जहाँ वो एग्जिस्ट, जहाँ वो रहते हैं उस हैबिटेट में उस लीफ को लाते हैं और उस लीफ के ऊपर फंगी ग्रो करेगा। इसी यहाँ लीफ लाया गया, इसके ऊपर फंगी ग्रो करेगा और इस फंगी जो ग्रो होगा दैट वुड बी ईटन बाय एंट्स। मतलब ये जो एंट्स है फंगी को कल्टिवेट करेंगे और फंगी के ग्रोथ के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो सब वो एंट प्रोवाइड करेगा। क्या क्या चाहिए फंगी को? फंगी को कोई ऑर्गेनिक मैटर चाहिए, जो प्लांट का जो लीफ है दैट प्रोवाइड्स ऑर्गेनिक मैटर। वाटर या मॉइस्चर चाहिए, वो मॉइस्चर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। डार्क इन्वायरमेंट चाहिए, डार्क इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सब प्रोवाइड करके फंगी ग्रो होगा। फंगी ग्रो होने के बाद एंट क्या करेगा, उस फंगी को खाएगा। तो दिस आर कॉल्ड कल्टिवेटर्स ऑफ फंगी। दिस इज एंट। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2022 में पूछा था। ठीक है, ये सेट ए का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विथ रेफरेंस टू इंडियन लॉज अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट। इंडिया में एक मेजर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसको नंबर ऑफ टाइम्स अमेंड किया गया था। रिसेंटली भी आई थिंक 2016 में उसको अमेंड किया गया था, शायद उसके बाद भी कुछ अमेंडमेंट इसमें हुआ है। लेटेस्ट वाला आई गेस 2016 है, लेकिन उसके बाद भी शायद कुछ करंट डेवलपमेंट हुआ है। तो स्टेटमेंट 1 देखते हैं, वाइल्ड एनिमल्स आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस हाई कोर्ट से बोला है कि जो वाइल्ड लाइफ होता है दिस इज नॉट द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, नहीं है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द नेशन, प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट स्टेटमेंट इज गलत। व्हेन अ वाइल्ड एनिमल इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड, सच एनिमल इज एंटाइटल्ड फॉर इक्वल प्रोटेक्शन वेदर इट इज फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरियाज और आउटसाइड। तो दिस इज करेक्ट है। जैसे कोई टाइगर है, टाइगर एक प्रोटेक्टेड स्पीसीज है। जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके शेड्यूल में भी हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्शन टाइगर को दिया गया है, शेड्यूल 1 में दिया गया है। IUCN ने भी टाइगर को जो एंडेंजर्ड कैटेगरी दिया है, मतलब ये प्रोटेक्टेड स्पीसीज है। तो अगर ये नेशनल पार्क में अगर ये टाइगर है या कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, ठीक है, तो ये डेफिनेटली प्रोटेक्टेड है। लेकिन अगर ये किसी कारण आपके खेत में अगर ये टाइगर आ जाता है या किसी जू में ये टाइगर आ चुका है, तभी भी उसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। यू कांट से कि दिस पर्टिकुलर एनिमल हैज़ माइग्रेटेड टू योर खेत, दैट्स व्हाई यू हैव अ राइट टू किल दैट टाइगर, बट यू कांट किल दैट बिकॉज टाइगर कहाँ भी रहे, वेदर इट इज प्रोटेक्टेड एरिया में रहे या आपके खेत में रहे, यू कांट किल द टाइगर बिकॉज दे हैव अ इक्वल प्रोटेक्शन। थर्ड स्टेटमेंट है, अप्रहेंशन ऑफ प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल बिकमिंग अ डेंजर टू ह्यूमन लाइफ इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इट्स कैप्चर और किलिंग। तो ये गलत स्टेटमेंट है। अप्रहेंशन मतलब बस अजम्पशन है, आपको लग रहा है, लेकिन इसके किसी भी वाइल्ड एनिमल को अगर आपको मारना है तो आपके 2 कंडीशन फुलफिल करने होंगे। फर्स्ट कंडीशन, इट शुड बी डिसीज्ड। डिसीज मतलब उनको कुछ डिसीज हुआ है। सेकंडली, वो एनिमल मैन ईटर हो चुका है। मैन मतलब वो
इट इज़ किलिंग द ह्यूमन बींग्स, तब उसको आप मारने का परमिशन आपको मिल सकता है। दैट्स वाई इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नाउ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, डीएनए बारकोडिंग कैन बी अ टूल। डीएनए बारकोडिंग क्या होता है? डीएनए बारकोडिंग में क्या होता है, जो जेनेटिक सीक्वेंस होता है, जेनेटिक सीक्वेंस होता है, उसकी स्टडी करके हम डिस्कवर करेंगे वो जो पर्टिकुलर स्पीसीज है उसका जीन क्या है, कौन सा स्पीसीज है वो, उसकी हम डिस्कवर करते हैं डीएनए बारकोडिंग करके। असेस द एज ऑफ प्लांट, एज डिटरमाइन करने के लिए डीएनए बारकोडिंग का इस्तेमाल नहीं करते, उसके लिए कार्बन डेटिंग होती है, रेडियो कार्बन डेटिंग होती है, या अदर टेक्निक्स होते हैं टू फाइंड आउट द एज ऑफ प्लांट और एनिमल। डिस्टिंग्विश अमंग स्पीसीज दैट लुक अलाइक, दैट्स करेक्ट। अलाइक मतलब सिमिलर दिखना, ठीक है। जैसे कि कुछ बटरफ्लाइज के स्पीसीज होते हैं, कुछ स्पीसीज के एग्स होते हैं, या कुछ प्लांट स्पीसीज होते हैं, दिखने में तो सेम लगते हैं, मतलब मॉर्फोलॉजिकली दे अपीयर सेम, लेकिन हमें वो पता नहीं चलता। लेकिन जब हम डीएनए बारकोडिंग करते हैं, जब डीएनए बारकोडिंग करते हैं तब हमें जेनेटिक डिफरेंसेस जो है उस पर्टिकुलर सिमिलर दिखने वाले स्पीसीज का हमें पता चलता है। दैट्स व्हाई सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल्स इन द, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इसका आंसर है 2 and 3 इज द आंसर। इसका मीनिंग क्या है कि आइडेंटिफाई, जैसे हमने ग्रीन वॉशिंग में देखा था कि कंपनीज आर पुटिंग टैग लाइक कि कंप्लीटली ऑर्गेनिक है या वेगन फूड है, ऐसा कुछ जो टैग लगा देंगे अपने प्रोडक्ट के ऊपर। लेकिन जब उसके इंग्रेडिएंट की जब आप डीएनए बारकोडिंग करोगे तो आपको एक्जैक्टली पता चलेगा उस इंग्रेडिएंट में क्या क्या है। उसमें अगर नॉन ऑर्गेनिक या सिंथेटिक कुछ होगा वो भी डिस्कवर कर सकते हो, अगर कुछ एनिमल बेस्ड मटेरियल होगा तो उसे भी आप डिस्कवर कर सकते हो। तो डीएनए बारकोडिंग इज वेरी रिवोल्यूशनरी थिंग, दिस टेक्नोलॉजी कुड बी यूज्ड टू ब्रिंग अ क्वालिटी एंड सेफ्टी इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। यहाँ कुछ मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, आप यहाँ देख सकते हो। वन ऑफ द मेन यूजेस ऑफ डीएनए बारकोडिंग इज टू डिस्टिंग्विश स्पीसीज दैट में लुक वेरी सिमिलर मॉर्फोलॉजिकली बट आर जनरली डिफरेंट, ठीक है। ये चीज़ है, बाकी एक्सप्लेनेशन तो मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है। यहाँ एप्लीकेशन देख सकते हो, जैसे मैंने बताया कुछ एक्स है और कुछ लार्वल स्टेजेस में कुछ स्पीसीज है। एक्स तो सेम दिखाई दे रहे हैं आपको, लार्वल जो लार्वी भी आपको सेम दिखाई दे रहा है, लेकिन वो बटरफ्लाई का लार्वी है या ये गए या वो ड्रैगन फ्लाई का है या वो वास्प का है, ये हमको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप डीएनए बारकोडिंग करोगे इस पर्टिकुलर एग का या लार्वी का, तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि वो एग या जो लार्वी है वो बटरफ्लाई का है या पर्टिकुलर ड्रैगन फ्लाई का है या वास्प का है, ये आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे कि प्लांट के लीव्स है, लेकिन वो किस लीव जो है कौन सी ट्रीज का है वो हमें पता नहीं चलेगा, और पता करने के लिए फिर आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हो। आपको कोई स्पीसीज मिला है, उसकी आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए बारकोडिंग करोगे, अगर ये मैच नहीं कर रहा है आपके डेटाबेस के साथ, इट मींस ये पर्टिकुलर स्पीसीज नया स्पीसीज है, मतलब नए स्पीसीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम डीएनए बारकोडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। एक्सेस मतलब इसकी क्वांटिटी, इसकी लार्जर क्वांटिटी और एक्सेस क्वांटिटी और मोर क्वांटिटी अब अबो इन द इन्वायरमेंट कॉजेस एसिड रेन। तो इसका ये देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, O3, सल्फर, ये सारे पोल्यूटेंट्स हैं, ऑल दीज आर पोल्यूटेंट्स। ओजोन से अस्थमा का प्रॉब्लम होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी इशूज होते हैं, N2 की वजह से भी रेस्पिरेटरी इशूज होंगे, SO2 की वजह से भी, ऑल दीज आर पोल्यूटेंट्स, ठीक है। लेकिन इसमें से सिर्फ नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बी फॉर बॉम्बे, दैट इज 2 and 4। क्योंकि नाइट्रोजन जो ऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है, ये जब एटमॉस्फेयर में रहेंगे, बिकॉज ऑफ रिएक्शन इन द एटमॉस्फेयर, दे डिजॉल्व इन द फॉर्म ऑफ एसिड इन द रेनफॉल, रेन में या स्नो में या हिल्स में, इसमें क्या करते हैं, डिजॉल्व हो जाएंगे और एसिड रेन मतलब रेनफॉल होगा जिसमें एसिड क्या रहेगा, नाइट्रिक एसिड जो नाइट्रोजन ऑक्साइड से बना है या सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड बना है, ये डिजॉल्व होंगे रेनफॉल में, और उसका जो रेनफॉल होगा उसको बोलते हैं एसिड रेनफॉल बोलते हैं इसको, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, बस यहाँ कुछ डेटा या कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड किया है रिगार्डिंग एसिड रेन। जैसे कि सल्फर जो हमने बात की, सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये नेचुरली रिलीज किया जाता है बाय द सीज एंड ओशंस, और ओल्केनिक इरप्शंस की वजह से भी उस ओल्केनिक पायरोप्लास्टिक मटेरियल में या गैसेस में सल्फर डाइऑक्साइड होता है। सी एंड ओशन से भी हम सल्फर डाइऑक्साइड हमें मिलता है। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इन द सॉइल, एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर का जब डिकम्पोजिशन किया जाता है बाय द बैक्टीरिया एंड फंगी, उस समय भी जो है सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है, इवन हाइड्रोजन सल्फाइड भी रिलीज होता है, ठीक है। मैनमेड क्या कॉजेस है सल्फर डाइऑक्साइड के? मैनमेड कॉजेस है, अगर कोल को आप बर्न करोगे या ऑयल को बर्न करोगे तो सल्फर डाइऑक्साइड जो कोल या ऑयल में था वो रिलीज हो जाएगा। और नाइट्रोजन के सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज, लाइटनिंग, वोल्केनिक इरप्शन, मतलब नाइट्रोजन गैस आपका एटमॉस्फेयर है, जब लाइटनिंग होगा तब नाइट्रोजन ऑक्साइड तैयार होगा, ठीक है, लाइटनिंग। और वोल्केनिक इरप्शन से भी नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है रिलीज होता है। एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज में वही ऑयल, कोल, गैस को आप जलाओगे तो उसमें जो नाइट्रोजन था रॉ मटेरियल में वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, तो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। वी हैव डिस्कस्ड ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ UPSC 2022 प्रीलिम्स पेपर। We not only discuss PYQs but also related concepts. I hope this session was very productive. नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे 2021 के इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस, राइट।
along with the concepts related with those previous year question. ठीक है, okay then, thank you for listening my classes or session very patiently. See you in the next class. Thank you so much. Have a great time. Bye bye.